हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम गुप्त साम्राज्य के विषय में वो चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में एक नए राजवंश का उदय होता है, जो कि कुषाणों की सामंती थे, जिन्होंने उत्तरी भारत को या भारत को एक राजनीतिक मौर्य के पश्चात भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का कार्य किया। वो गुप्ती थे और इस गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त के रूप में हमें उल्लेख मिलता है, जिसने केवल महाराज की उपाधि धारण की और जिसके आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि वह एक स्वतंत्र शासक नहीं था, अपितु एक छोटे से राज्य का शासक था और वो शायद कुषाणों के सामंत के रूप में वो शासन कर रहा था। श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका लड़का घटोत्कच शासक बना और वो भी अपने पिता की भांति एक सामंत के रूप में वो शासन कर रहा था। और उसके पश्चात गुप्तों का प्रथम जो स्वतंत्र शासक है, उसके रूप के अंदर गुप्त अभिलेखों के अंदर हमें चंद्रगुप्त प्रथम का उल्लेख मिलता है, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने महाराजा धीरराज की उपाधि धारण की, जो गुप्तों का प्रथम शक्तिशाली और स्वतंत्र शासक था। इसने अपने प्रारंभिक प्रयास से न केवल गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार किया, अपितु गुप्त साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ न केवल विवाह किया, अपितु इस अवसर पर उसने स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की, जिसे लिच्छवी प्रकार, विवाह प्रकार और राजा रानी प्रकार के सिक्के वो कहा जाता है। इसके अलावा इसने चंद्रगुप्त प्रथम उसने एक नया संवत जारी किया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह अध्ययन हमने पिछले व्याख्यान में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात हमें गुप्त अभिलेखों में तो समुद्रगुप्त का, उसके लड़के समुद्रगुप्त के शासन के विषय में उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें जो काच नामक जो शासक है उसकी मुद्राएं मिलती हैं और जिसकी जो मुद्राएं हैं उन पर सर्व राजा क्षेत्रों, समस्त राजाओं का विनाश करने वाला लिखा हुआ मिलता है। तो हमें प्रामाणिक रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त प्रथम के पश्चात कुछ समय के लिए वो काचगुप्त ने शासन किया, लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम उसने अपने योग्य लड़का पुत्र वो समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी अपने जीवन काल के अंदर नियुक्त कर दिया। तो गुप्त अभिलेखों के अंदर हमें काच का नाम न मिल करके वो समुद्रगुप्त का वो उल्लेख मिलता है। तो समुद्रगुप्त वो भारतीय इतिहास का एक प्रतापी शासक वो माना जाता है, जिसने अनेक विजय की और इसकी तुलना, इनकी विजय और युद्ध कौशल के कारण से इसकी तुलना वो नेपोलियन से की जाती है। इसे भारत का नेपोलियन भी वो कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के विषय में जानकारी के अनेक स्रोत हमें मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख स्रोत वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को माना जाता है, जो उसके सांध्य विग्रह कुमार बाते हरिसेन के द्वारा वो उत्कीर्ण करवाई गई, जिसकी सहायता से हम समुद्रगुप्त के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं और उसकी विजयों के बारे में हमें जानकारी वो मिलती है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति उसकी भाषा वो संस्कृत वो लिपि ब्राह्मी और शैली चंपू और जैसे मैंने बताया कि इसकी रचयिता वो समुद्रगुप्त के सांध्य विग्रह कुमार बाते हरिसेन को वो जाता है। हरिसेन वो एक से अधिक पदों पर वो नियुक्त था गुप्त काल के अंदर, समुद्रगुप्त के काल के अंदर और ये जो अभिलेख ये अभिलेख मूल रूप से वो अशोक का और इस अभिलेख में अशोक की और उसकी पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। न केवल कारुवाकी का उल्लेख मिलता है, अपितु इन दोनों से उत्पन्न जो पुत्र वो तीव्र का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन ये जो अशोक का जो अभिलेख था ये कौशाम्बी में था, लेकिन
बाद में जब ये कौशाम्बी है वो गुप्त साम्राज्य के अधिकार में आ गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो समुद्रगुप्त ने है इस अभिलेख पर है वो 33 पंक्तियों के अंदर अपना लेख उत्कीर्ण करवाया। और इसमें जो 33 पंक्तियाँ मिलती हैं उसमें 14 से लेकर 34 तक की पंक्ति पर हमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हमें मिलता है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण है वो स्रोत माना जाता है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने है वो समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान किया, और उसके पश्चात समुद्रगुप्त ने है वो जो शासन सौंप करके चंद्रगुप्त प्रथम वो संन्यास ले लेता है। और इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप है वो दरबार में एक और जो सभ्य जन हैं उन्होंने हर्ष प्रकट किया, तो दूसरी ओर जो तुल्य कुलज अर्थात उनके जो समुद्रगुप्त के दूसरे भाई है उन्होंने एक तरह से ईर्ष्या अनुभव की। तो एक तरह से ये विचारने प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को यद्यपि उसके पिता समुद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया, लेकिन एक प्रकार से समुद्रगुप्त है वो के अन्य भाई भी थे जिनकी एक तरह से अवहेलना करके है वो समुद्रगुप्त है वो शासक बना, अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र है वो नहीं था। और ज्येष्ठ पुत्र के विषय में उसके सिक्कों के आधार पर जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र है वो काचगुप्त था, जिसके सिक्के मिलते हैं जिसमें सर्व राजा क्षेत्र है वो विरुद्ध हमें मिलता है। लेकिन अभिलेखों के अंदर है वो समुद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी है वो एक प्रकार से हमें समुद्रगुप्त का उल्लेख में मिलता है। तो काच है वो ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते है वो राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम का झुकाव है वो समुद्रगुप्त की तरफ था। इसलिए अपने पिता के झुकाव को देखते हुए है वो समुद्रगुप्त ने जो 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 काचगुप्त है उसने अपनी मुद्राएं हैं वो जारी करवा दी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने योग्य पुत्र समुद्रगुप्त का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और जो काच और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकार के संघर्ष की जो संभावना है उसको समाप्त करने के लिए उसने इस प्रकार अपने जीवन काल के अंदर ही है वो एक प्रकार से है वो समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी वो नियुक्त कर दिया। और इस घोषणा से है वो सामंत और अन्य पदाधिकारी हैं वो तो एक प्रकार से वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, हर्षित होते हैं, लेकिन तुल्य कुलज अर्थात काचगुप्त और उसके जो अन्य भाई हैं वो ईर्ष्या का अनुभव वो करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि समुद्रगुप्त का जो एक बहुमुखी व्यक्तित्व था उसके कारण से गुप्त वंश के अंदर है वो एक प्रकार से जो भात्र कला है उसकी संभावना है से वो बच जाता है, क्योंकि अपने जीवन काल में उसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो समुद्रगुप्त ने जब ये शासन जब प्राप्त हुआ तो शासन प्राप्त करने के पश्चात है वो समुद्रगुप्त है ने अपने पड़ोसी शासक है उनके साथ है वो एक प्रकार से क्या है कि उन पर अधिकार करने की योजना बनाई। अर्थात समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का उल्लेख मिलता है, और समुद्रगुप्त ने जो दिग्विजय की उस और विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें जो विजय प्राप्त की उसके प्रति है वो समुद्रगुप्त की अलग अलग नीतियों का उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर है वो हमें मिलता है। तो हर क्षेत्र के प्रति समुद्रगुप्त की ये महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उसने परिस्थिति के अनुसार उसने हर क्षेत्र के प्रति है वो अलग अलग नीति का है वो अनुसरण किया। आर्यवर्त के प्रति उसने 2 अभियान किए, आर्यवर्त का प्रथम अभियान, आर्यवर्त का द्वितीय अभियान। तो आर्यवर्त का जो प्रथम अभियान है उसके विषय में प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने अच्युत नागसेन और गय शब्द मिलता है, गणपति नाग, गय से गणपति नाग और कोतल कुलज है उनके शासकों को है वो पराजित किया। और उसके उन जो ये राज्य हैं अच्युत नागसेन, गणपति नाग, उनको पराजित कर करके कोतल कुलज है उसको पराजित कर करके है उसके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अर्थात उत्तरी भारत के प्रति जो
समुद्रगुप्त की नीति थी वो प्रसोभ धरण की नीति थी, अर्थात बलपूर्वक अधिकार करने की नीति थी। तो समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के प्रति जो नीति अपनाई, जो प्रथम अभियान समुद्रगुप्त ने चलाया, उसके प्रति जो समुद्रगुप्त है वो एक प्रकार से क्या है कि उसने प्रसोभ धरण की नीति अपनाई। और प्रयाग प्रशस्ति की जो 13वीं और 14वीं पंक्ति है उसमें आर्यवर्त के प्रथम अभियान है उसका उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। अच्युत, नागसेन, गणपति नाग और कोतल कुलज है। इन राज्यों को पराजित कर करके है वो उसने समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात समुद्रगुप्त ने है प्रथम अभियान की सफलता के पश्चात समुद्रगुप्त ने है वो दक्षिण का अभियान किया और दक्षिण के 12 जो शासक हैं उनको उन्होंने पराजित किया, जिसमें कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, कोरल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोटूर का स्वामीदत्त, एरंडपल का दमन, अनमुक्त का नीलराज और वेंगी का हस्तिवर्मन, काची का विष्णुगोप और जो पलक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुस्तलपुर का धनंजय। तो इस प्रकार दक्षिण के जो 12 राज्य हैं उनको समुद्रगुप्त ने है इन 12 राज्यों को है वो पराजित किया। और जो इन 12 राज्यों को जो पराजित करने के पश्चात है वो समुद्रगुप्त ने जहाँ जो एक तरह से क्या है कि उत्तरी भारत के शासकों के प्रति जहाँ समुद्रगुप्त ने है वो एक प्रकार से जो हम कहें कि उत्तरी भारत के प्रति जो प्रशोभधरण की नीति अपनाई, वही दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त है उसने ग्रहण मोक्ष की नीति अपनाई। तो ग्रहण मोक्ष की जो नीति है उसका जो तात्पर्य है कि समुद्रगुप्त ने है वो एक प्रकार से जो दक्षिण के जो राज्य हैं उसके प्रति जो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की जो नीति अपनाई उसके अंतर्गत है ग्रहण का मतलब शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष का मतलब शत्रु को मुक्त कर देना और अनुग्रह का मतलब राज्य को लौटाकर उन पर है वो दया का भाव दिखाना। तो समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण राज्यों के प्रति है जो ग्रहण मोक्ष की जो नीति अपनाई, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई, वहीं उत्तरी भारत के प्रति है वो प्रसोभ धरण की नीति अपनाई। वहीं अशोक जो समुद्रगुप्त है उसने जो आर्यवर्त के प्रसंग में केवल शासकों के नाम मिलते हैं, अर्थात आर्यवर्त के शासकों के नाम केवल मिलते हैं, जबकि जैसे मैंने आपको प्रथम आर्यवर्त के जो प्रथम अभियान के अंतर्गत है वो समुद्रगुप्त ने अच्युत, नागसेन, गणपति नाग और कोतलकुल इनके नाम मिलते हैं, जबकि दक्षिणावर्त के अंदर है वो शासकों के नाम के साथ साथ उनके राज्यों के नाम भी मिलते हैं, जैसे कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, कोरल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोटूर का स्वामीदत्त, एरंडपल का दमन, इस तरह से उसके क्षेत्र के नाम भी मिलते हैं। तो दक्षिण भारत के इन राज्यों के साथ है वो युद्ध का जो प्रमुख कारण यह था कि वहाँ बहुलता से है वो सोना उपलब्ध था और इस सोने को प्राप्त करने के लिए वो समुद्रगुप्त ने है वो प्राप्त कर करके है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात इन राज्यों को वो उसने है वो एक तरह से है वो स्वतंत्र कर दिया। तो चक्रवर्ती के आदर्श की जो वास्तविक क्रियान्विति हेतु है वो समुद्रगुप्त ने है वो कि जो साम्राज्य में थे कांसा से अनुप्रेरित होकर के उसने ये युद्ध किया और दक्षिण भारत के इन राज्यों ने समुद्रगुप्त के साथ है जो दक्षिण भारत में जो समुद्रगुप्त के इन राज्यों का जो नेतृत्व किया वो कांची के जो विष्णुगुप्त है और उसने इसका नेतृत्व वो किया। इसके पश्चात हमें आर्यवर्त की जो द्वितीय विजय है उसके अंतर्गत है द्वितीय अभियान जो समुद्रगुप्त ने किया उसके अंतर्गत है वो आर्यवर्त के द्वितीय अभियान के अंतर्गत समुद्रगुप्त के द्वारा जो 9 राज्य हैं, 9 शासक हैं, उनको पराजित करने का उल्लेख मिलता है और जिसमें रुद्रदेव है, मतिल है, नागदत्त है, नागसेन है, गणपति नाग है, अच्युत है, नंदी है, बलवर्मा और चंद्रवर्मा, इन 9 शासकों को है वो पराजित करने का जो उल्लेख है वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है कि अपने द्वितीय अभियान के अंतर्गत है समुद्रगुप्त है उसने उत्तरी भारत के है वो 9 राज्यों को पराजित किया और इसके प्रति जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तरी भारत के प्रति है वो समुद्रगुप्त ने है वो प्रशोभधरण की नीति है वो अपनाई, अर्थात बलपूर्वक अपने अधिकार में उनको कर लिया। तो समुद्रगुप्त की उत्तरी और दक्षिण राज्यों के प्रति जो नीति में अंतर था, जहाँ समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को पराजित कर करके है उनको स्वतंत्र कर दिया, अर्थात ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, वहीं उत्तरी भारत के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने प्रशोभधरण की नीति अर्थात
उसको अपने साम्राज्य में विलीन करने की जो नीति अपनाई। जबकि समुद्रगुप्त की जो एक तरह से हम एक जो आठविक राज्य है उसके जो प्रति जो नीति है समुद्रगुप्त की है, वो एक प्रकार से जैसे हम बात करें कि उसके प्रति उन्होंने परिचारिकृत कोई नीति अपनाई। तो जो आठविक राज्य है इसमें क्या था कि एक तरह से गाजीपुर और जबलपुर का जो मध्य का जो प्रदेश था वो वन्य जातियाँ निवास करती थी, और इन राज्यों इन जो आठविक राज्य हैं उनके प्रति समुद्रगुप्त ने है वो एक प्रकार से क्या है कि इनको एक प्रकार से परिचारिकृत, जिसको हम कहते हैं सेवक है, वो बना लिया। तो आठविक राज्यों के प्रति परिचारिकृत की नीति है वो अपनाते हैं। जबकि समुद्रगुप्त है वो कि जो सीमांत राज्य के प्रति जो नीति है वो अलग थी। और इस समय सीमांत जो समुद्रगुप्त के जो सीमावर्ती जो राज्य थे उसमें जो 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 पूर्वी सीमांतवर्ती राज्य थे उसके अंदर समतक, डवा, कामरूप और नेपाल और कुर्तरपुर थे। जबकि पश्चिम सीमांत प्रदेश थे उसमें योधे है, मद्रक है, मालव है, अर्जुनायन है, आमिर है, प्राजून है, सनकानिक है, काक है और सर्वकरिक है। ये दक्षिण के है वो एक तरह से है वो राज्य थे। तो समुद्रगुप्त ने क्या एक तरह से क्या है कि जो 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 पूर्व के जो 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 राज्य थे वो एक तरह से राजतंत्रात्मक थे, और जो पश्चिम के जो राज्य थे वो गणतंत्रात्मक थे। तो समुद्रगुप्त ने इन सीमांत राज्यों के साथ है जो युद्ध किया ही नहीं किया, इसका उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन सीमांत राज्यों के प्रति है वो समुद्रगुप्त ने है वो सर्व करदान अर्थात अनेक प्रकार के कर लेकर आज्ञाकरण, समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करना, प्रणाम अर्थात समुद्रगुप्त के सामने विनीत भाव धारण करना, आवागमन समय समय पर समुद्रगुप्त की राज्यसभा में उपस्थित होना। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त ने जो सीमांत राज्य है उसके प्रति है, जिसके अंदर पूर्वी सीमांत जो प्रदेश थे और पश्चिमी सीमांत जो 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 राज्य थे उनके प्रति सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन है उसकी नीति है, उसका जो पालन है वो समुद्रगुप्त ने वो किया। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त ने जो विदेशी राज्य थे, जो समुद्रगुप्त के समय के अंदर क्या है कि जो उत्तरी पश्चिम के अंदर देवपुत्र, सानुसाई, शक, मुरंड और जो कुषाण थे, जो जो इसमें देवपुत्र, सानुसाई, शक, मुरंड, सर्वद्वीप और शीलद्वीप, तो उन्होंने क्या है कि देवपुत्र कुषाणों की उपाधि थी। और ऐसी संभावना है कि समुद्रगुप्त ने पंजाब पर जो शासन कर रहे जो जो कुषाणों के जो जो प्रभाव क्षेत्र के अंदर थे, तो उनमें जो 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 सर्वद्वीप है जिसके अंतर्गत जो एक दक्षिण पूर्वी एशिया का जो द्वीप समूह था, और शील द्वीप जो श्रीलंका का जो प्रदेश था जहाँ का उस समय शासक था माधुरण था। और उस समय समुद्रगुप्त ने एक तरह से क्या है कि इन जो विदेशी राज्य हैं उसके प्रति समुद्रगुप्त ने है वो आत्मनिवेदन है, एक प्रकार से हम कहें कि जो अपने सामने है वो हाजिर होने की नीति है, कन्यानुपायन है, अपनी पुत्रियों का गुप्त राजघराने के साथ विवाह करना, और एक प्रकार से क्या है कि गरुड़ चिन्ह है वो अपनी मुद्राओं पर अंकित करवाना। तो ये जो नीति है वो समुद्रगुप्त ने है वो विदेशी राज्यों के प्रति है वो अपनाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने है वो उत्तरी राज्यों के प्रति अलग नीति अपनाई, दक्षिण के प्रति है वो अलग नीति अपनाई। हम कह सकते हैं कि उत्तरी राज्यों के प्रति प्रक्षोभधरण की नीति अपनाई, दक्षिण राज्यों के प्रति जो ग्रहणमोक्ष की नीति का पालन किया। वहीं समुद्रगुप्त ने है वो एक प्रकार से जो सीमांत जो प्रदेश है उसके प्रति सर्वकरदान, आज्ञाकरण की नीति का पालन किया। जबकि एक प्रकार से जो एक प्रकार से हम जो आठविक राज्य है उसके प्रति है वो परिचारकृत की नीति अपनाई, और जो विदेशी राज्य हैं उसके प्रति समुद्रगुप्त ने है वो जैसे मैंने बताया कि सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन है उसकी नीति का पालन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने है वो एक विशाल जो राज्य है विशाल जो एक साम्राज्य की स्थापना की, और लेकिन उनके प्रति है वो उसकी नीति है वो अलग अलग थी। हर राज्य के प्रति है समुद्रगुप्त ने है आठवीं राज्यों के प्रति अलग नीति, सीमांत राज्यों के प्रति अलग नीति है, और एक तरफ विदेशी राज्यों के प्रति है वो अलग अलग नीति है उसका पालन किया।
और इस अनेक विजयों के फलस्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की है वो स्थापना वो की। तो समुद्रगुप्त की जो विभिन्न विजयों के परिप्रेक्ष्य के अंदर विंसेंट स्मिथ है, वो उन्हें भारत का नेपोलियन है वो कहते हैं। और समुद्रगुप्त की तुलना है वो शास्त्र ज्ञान के अंदर है वो बृहस्पति से, और संगीत ज्ञान में है नारद और तुमरू से है वो की गई है। समुद्रगुप्त को इनसे भी महान है वो बताया गया है, नारद से और तुमरू से भी महान बताया गया। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उन पर हमें जो एक वीणा वादक के रूप के अंदर है उसको समुद्रगुप्त को प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर ये हम ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त को वीणा में एक रुचि थी। तो समुद्रगुप्त के जो अश्वमेध यज्ञ करने का की पुष्टि भी है वो हमें स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख के अंदर है। और एक प्रकार से समुद्रगुप्त की जो सिक्के, एक समुद्रगुप्त ने शिव ने सिक्के चले अश्वमेध प्रकार के सिक्के, उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त ने है वो अश्वमेध यज्ञ भी है वो किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त है वो गुप्त जो 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 एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्त शासकों के अंदर है एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने एक विशाल साम्राज्य है उसकी स्थापना की। और इस विशाल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात उसने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका उल्लेख उसके सिक्कों से, उसके शिव के सिक्कों से और उसके उत्तराधिकारियों के जो अभिलेख है उससे अश्वमेध यज्ञ की वो जानकारी मिलती है। उसके जो सिक्के हैं उसमें अप्रतिरथ है, व्याघ्र पराक्रम और पराक्रमांग जैसी जो उपाधियां हैं वो उसके जो एक गौरवमय चरित्र है उसको है वो एक प्रकार से वो इंगित करते हैं। तो इस तरह से समुद्रगुप्त है जिसको भारत का नेपोलियन के रूप के अंदर है वो प्रतिष्ठित किया गया है। वो वास्तव के अंदर है वो एक महत्वपूर्ण शासक थे। और उसके पश्चात है वो हमें रामगुप्त है उसका हमें उल्लेख मिलता है, जिसके विषय के अंदर है वो अगले व्याख्यान के अंदर चर्चा करेंगे कि रामगुप्त की क्या ऐतिहासिकता थी, रामगुप्त की हिस्टोरिसिटी क्या थी। उसके पश्चात गुप्त साम्राज्य का एक जो महत्वपूर्ण शासक है जो चंद्रगुप्त सेकंड है, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसका उल्लेख मिलता है, जिसके विषय में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।